हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स के साथ। हम यहाँ पे रैंक फाइंड करना सीखेंगे ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स टू अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या है और इसमें मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके पास दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है रिड्यूस अ मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म, एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो समझेंगे, देन उसके बाद उसको रिड्यूस करना समझेंगे मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में, एंड देन उसके बाद हम क्या समझेंगे कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। तो जहाँ तक का आपका क्वेश्चन आपसे पूछता है आप वहाँ तक का इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब सिर्फ नॉर्मल फॉर्म तक रिड्यूस करने के लिए बोलेगा तो आप रिड्यूस करिएगा, रैंक निकालने के लिए भी बोलेगा बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म, तो आप रैंक भी बाद में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम यहाँ कवर करेंगे विद द कंप्लीट एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बने रहिए लेक्चर के साथ। इससे पहले हमने एशलॉन फॉर्म एंड बाय यूजिंग द माइनर रैंक फाइंड करना सीखा है इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाय अप्लाइंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो एंड है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एंड। बाय अप्लाइंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स इनटू अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, ये वाली जो इतना जो लाइन है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना है एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना है। मतलब आप यहाँ पे दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट किया है, यू कैन ऐड एंड विद द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम से स्टार्ट किया यू कैन एंड विद द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्टरनेटिव भी आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जैसा का रिस्ट्रिक्शन हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में एशलॉन फॉर्म में। एशलॉन फॉर्म में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हम, बट इन दिस नॉर्मल फॉर्म हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम कॉलम रो दोनों एक साथ लगा सकते हैं। हम चाहें तो सिर्फ रो, हम चाहें तो सिर्फ कॉलम भी लगा सकते हैं। मतलब वी आर फ्री टू अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ईदर इट इज रो और कॉलम। ठीक है, तो एक बात ये समझने वाली थी इसमें। देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म। अब हमको रिड्यूस तो करना है, हमको अप्लाई तो करना है ट्रांसफॉर्मेशन, बट हमको एक नॉर्मल फॉर्म तक जाना है। नाउ व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म जब तक हमको पता नहीं होगा हम उस नॉर्मल फॉर्म तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो नॉर्मल फॉर्म इज बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, आई आर टाइप का। आई आर टाइप का मतलब कि जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, लाइक आपकी गिवन मैट्रिक्स 3x3 की थी, तो आपने जब उसको रिड्यूस किया तो वो पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरीके का आपको नॉर्मल फॉर्म देखने को मिला। फिर देन इसके बाद या तो फिर क्या हो सकता है, जब आपने गिवन मैट्रिक्स थी आपकी 3x3 की, लेट्स से द गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 3x3 की मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस किया तो वो या तो फिर पूरी पूरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई विच इज़ ऑफ दिस टाइप, आई आर टाइप। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें 2x2 की तो आइडेंटिटी मिली, मगर बाकी जो एलिमेंट थे, बाकी एक रो जो थी वो पूरी जीरो हो गई। यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है आपकी ये कैसी है, 2x3 की है। ठीक है, तो गिवन मैट्रिक्स 2x3 की थी, जब आपने उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया तो वो रिड्यूस होते हुए कुछ इस टाइप से दिखने लगी, जिसमें क्या हुआ कि ये इतना पार्ट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है विच इज़ ऑफ ऑर्डर 2, बट एक रो पूरी एक कॉलम पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है विच इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म का हो जाएगा जहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है और एक कॉलम पूरा हमको दिख रहा है जो कि ज़ीरो है। यहाँ पे मोर देन वन कॉलम भी ज़ीरो हो सकते हैं अगर ये मैट्रिक्स कैसी होती आपकी, ए मैट्रिक्स 2x3 की वजह 2x4 की होती और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही होती, तो यहाँ पे भी आपको एक 0 0 कॉलम मिल रहा होता। तो ये इस टाइप से आपको फॉर्मेशन मिल सकता है, मतलब कि आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी इस तरीके से, एंड रिमेनिंग जितने कॉलम होंगे वो कॉलम क्या होंगे, यहाँ पे जीरो फॉर्म के होने लगेंगे। ठीक है, बेसिकली ये तभी हो पाएगा जब आपका नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ
कि अब आपके पास 4x2 का मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स 4x2 का है। आप क्या करें, उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किए। जब आपने रिड्यूस किया तो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बनी, एंड देन रिमेनिंग जो रोज थी वो कैसी हो गई, आपकी जीरो हो गई। तो गिवन मैट्रिक्स 4x2 की थी, आपने उसको रिड्यूस किया तो यहाँ पे देखा आपने कि बीच में इतना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया विच इज ऑफ ऑर्डर 2, एंड जो रिमेनिंग आपकी रोज थी वो सारी की सारी जीरो हो गई। तो दिस इज ऑफ टाइप दिस IR, और नीचे जितनी रोज हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगी, जीरो। अब वो रो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मोर देन 1 2 भी हो सकती हैं, तो सभी की सभी रो क्या हो जाएंगी, जीरो। तो बेसिकली ये टाइप का फॉर्मेशन तभी फॉर्म होगा व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब आपके पास क्या है, कुछ मैट्रिक्स है विच इज ऑफ ऑर्डर 4x5। ठीक है, एक मैट्रिक्स है विच इज ऑफ ऑर्डर 4x5। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ से बस। तो अब हमारे पास देखिए क्या है, आपके पास यहाँ पे 4x3 का मैट्रिक्स है। अब 4x3 का मैट्रिक्स है, आपने इसको रिड्यूस किया तो आपने देखा यहाँ पे 2x2 की या फिर 3x3 की आपको क्या दिखने लगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखने लगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो चौथा और पांचवा रो था, कॉलम था, वो जीरो हो गया, एंड जो फोर्थ रो थी वो भी जीरो हो गई। तो आपने जब रिड्यूस किया तो कुछ आप इस फॉर्मेशन का पहुंच गए, जिसमें आपको यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स दिख रही है विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कैसे दिख रहे हैं, जीरो जीरो दिख रहे हैं। तो नीचे भी एक रो मिल रही है हमको जीरो, और बगल में कॉलम भी हमको जीरो मिल रहा है। यहाँ पे 2 कॉलम जीरो है, एक कॉलम भी जीरो हो सकता है, मोर देन 2 कॉलम भी जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे एक रो जीरो मिल रही है, मोर देन 1 रो भी जीरो मिल सकती है। तो दिस इज ऑफ टाइप दिस, जहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, बाकी सब कैसे हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको समराइज करने की बात करें तो नॉर्मल फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्म होता है जब आप गिवन मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी हमने एशलॉन फॉर्म पढ़ा है तो हमने एक लीडिंग एलिमेंट टाइप का नाम पढ़ा है। तो सबसे पहले जो लीडिंग एलिमेंट होगा, लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ रो, जो रो का रीडिंग एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, 1 होगा। जो रो का लीडिंग एलिमेंट है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट मतलब जब आप लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हो तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज अ लीडिंग एलिमेंट। तो अभी हम ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखते हैं। तो इस वाली रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 था, इस वाली रो में इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट अगेन 1 है, इस वाली रो में भी हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। अब ये जो नीचे वाली जो थर्ड एंड फोर्थ रो है इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो उसको 1 होने की भी जरूरत नहीं है, सभी यहाँ पे जीरो है, तो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं। अब इसी सिमिलरली यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट है, यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट है, और यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट। अब नेक्स्ट वाली रो में कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है क्योंकि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो होता है वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इसका आ जाता है बिलो इन कॉलम, कॉलम में कॉलम वाइज बिलो लीडिंग एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे दिख रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। ठीक है, सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए लीडिंग एलिमेंट के बिलो में। तो आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो लीडिंग एलिमेंट है उसके बिलो में जितने एलिमेंट है वो सब कैसे हो रहे हैं, कॉलम वाइज अगर हम चेक करें तो अब ये लीडिंग एलिमेंट के नीचे कॉलम ही नहीं है तो हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो लीडिंग एलिमेंट है और उसके नीचे अगर आपको कॉलम वाइज एलिमेंट दिख रहे हैं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सब जीरो है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे
या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे कॉलम वाइज चेक करने की बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अदर देन लीडिंग एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यही लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा। अदर देन लीडिंग एलिमेंट all other elements must be 0। आपको क्या करना है, जो आपने लीडिंग एलिमेंट फाइंड किया है उसके अलावा कॉलम वाइज और रो वाइज जितने भी एलिमेंट उसको मिल रहे हैं वो सब के सब कैसे हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस बात की श्योरिटी रखनी है। तो अदर देन लीडिंग एलिमेंट एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 और लीडिंग एलिमेंट आपका कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको इस फॉर्मेट में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले लीडिंग एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरीके से रिड्यूस करेंगे। नाउ व्हाट इज द रैंक, इसी में हम रैंक भी समझ लेते हैं। तो नाउ द रैंक इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इन द नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको अंदर मिल रही है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है दैट इज बेसिकली द आइडेंटिटी, सॉरी दैट इज बेसिकली द रैंक। तो अगर हम यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात करें तो हमने यहाँ पे आर लिया हुआ था, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो दिस आर इज अ रैंक। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंसर्ट में मिलेगा दैट इज द रैंक। आप इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये सेम डेफिनेशन आपने एशलॉन फॉर्म में भी समझी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो लीडिंग एलिमेंट है दैट शुड बी 1 एंड अदर देन लीडिंग एलिमेंट जितने एलिमेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो अपने आप फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोग ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से लगाते हैं, बट जिस तरीके से मैं लगाती हूँ और जो मुझे लगता है कि इज द इजीएस्ट वन, इसमें कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है सो डैट एग्जाम में क्या होता है कि जो इसको अटेम्प्ट करने का, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिड्यूस द मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 4, इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है टू अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमको बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में 1 2 3 1 2 4 इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स को। देन इस मैट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे R2 में चेंज R2 माइनस R1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे 1 2 3 एज इट इज लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ तक जो एशलॉन फॉर्म होता है वहां तक हमको सेम तरीके से रिड्यूस करना है कि हमको रो कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप आपको क्या करना है, सबको 0 करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीच करेंगे टू द एशलॉन फॉर्म। ना दिस फॉर्म इज अ एशलॉन फॉर्म। यहाँ तक अगर आपने रीच किया है तो ये क्या है, एशलॉन फॉर्म है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एशलॉन फॉर्म तक रिड्यूस के लिए बोलता है तो आप यहाँ तक निकाल के खत्म कर देंगे, बट आपको तो अभी नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है तो आपको इसको फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, लीडिंग एलिमेंट फाइंड कर लिया। जैसे ही आपने एशलॉन फॉर्म पे रीच किया आपने लीडिंग एलिमेंट फाइंड कर लिया। तो लीडिंग एलिमेंट ऑफ दिस रो इज 1 एंड द लीडिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज दिस 1। ये ऑलरेडी 1 है। अगर ये 1 नहीं होते तो आप क्या करते,
आप अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करते, बट इनको 1 करना है, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 1 है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लीडिंग एलिमेंट फाइंड कर लीजिए, नीड नॉट बी इक्वल टू 1, बस सिंपली आप क्या करिए, लीडिंग एलिमेंट फाइंड करिए। अब लीडिंग एलिमेंट के बाकी अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आपको जीरो करना है। इन शॉर्ट आपको ये 2 और 3 को भी क्या करना है, जीरो करना है। तो जैसे ही आप एशेलॉन फॉर्म में रीच करेंगे उसके बाद आप क्या अप्लाई करने लगेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लगिए। आप क्या कीजिए, ये जो C1 कॉलम है उसको C2 से माइनस कीजिए, और जो C1 कॉलम है उसको आप किससे माइनस कर दीजिए, C3 से माइनस करिए। तो आप C2 पे चेंज लेके आएंगे, C2 माइनस C1, सॉरी 2C1, एंड C3 पे चेंज लेके आएंगे C3 माइनस 3C1। इस तरीके से आप करेंगे। अब क्योंकि रिमेनिंग यहाँ पे जो C1 है उसमें डाउन में जितने एलिमेंट जीरो हैं तो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप 1 0 लिखेंगे, देन इसमें माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एंड देन इस पे माइनस करेंगे थर्ड वाले में C3 माइनस 3C1, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये 1 का 1 रिमेन रहेगा। अभी भी ये आइडेंटिटी फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि ये स्कैटर है, मतलब स्कैटर है, यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 1 है। इस 1 को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे सेकंड रो की सेकंड पोजीशन में होना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे C2 को C3 से क्या कर देंगे, शफल कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिजायर नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को समझ में आ रहा होगा, एक आइडेंटिटी टाइप का आपको मिल गया है, विच इज यहाँ पे जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 आ गए हैं यहाँ पे। इस फॉर्म में रीच करने के बाद आप चेक करिएंगे कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 है या नहीं है। अगर 1 है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप पूरी रो को उतने एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लीडिंग एलिमेंट्स 1 आ गए एंड अदर देन लीडिंग एलिमेंट सभी एलिमेंट 0 हो गए। तो दिस इज आपका क्या, कौन सा वाला फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो यहाँ तक अगर आपने रीच किया है तो नॉर्मल फॉर्म में पहुंच गए। तो सिंपल स्टेप्स है, एचेलॉन फॉर्म तक आपको पहुंचना है। एशेलॉन फॉर्म के बाद आप कॉलम लगाने लगेंगे, पहले C1 को सबसे माइनस कीजिए, देन C2 को माइनस कीजिए, देन C3 को, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप माइनस करते जाएंगे, यू विल गेट दिस रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे इसी में हम बात कर लेते हैं रैंक की। तो रैंक क्या होगी, जो ऑर्डर ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे 2 आपको 1 1 मिल रहे हैं, दैट मीन्स 2 नॉन जीरो रोज मिल रही है। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक कैसी हो गई, 2 हो गई। तो ये फॉर्म भी रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों में अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूस। अब हमारी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, 1 2 3 2 1 4। फिर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये कुछ हमारी 3x4 की मैट्रिक्स है, 3x4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिड्यूस दिस मैट्रिक्स इन टू अ नॉर्मल फॉर्म, टू अ नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड रैंक। ठीक है, एंड फाइंड रैंक, रैंक फाइंड करनी है एंड रिड्यूस करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, R2 में चेंज लेके आते हैं, R2 माइनस 2R1 करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 में चेंज लेके आएंगे, R3 माइनस 4R1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप 2 इंटू R1 माइनस में R2 माइनस 2 इंटू R1 कर रहे हैं, -3 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 माइनस 6 मतलब -2 मिलेगा, एंड 2 माइनस 2 मतलब आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट R3 वाला लगाएंगे, तो R3 माइनस 4R1, तो ये 0 हो जाएगा। R3 माइनस 4R1 माइनस 6 हो जाएगा, R3 माइनस 4R1 माइनस 11 हो जाएगा,
एंड देन R3 माइनस 4R1 दैट इज -4। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मिलने लगेगा। तो बेसिकली आपको यही मेथड अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम है उसको डाउन टू अप क्या करेंगे आप, जीरो करेंगे। तो हमने ये भी जीरो कर लिया, ये भी जीरो कर लिया। इसके फर्दर अगर ये 1 को हम जीरो करने की कोशिश करते हैं तो ये जीरो नहीं होगा। नाउ मूव टू द सेकंड कॉलम। हम इस सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, डाउन टू अप जीरो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अप्लाई करेंगे R3 में चेंज और R3 माइनस में 2R2 करेंगे। अब इन्हीं दो रो का यूज कर सकते हैं, ऊपर वाली रो का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसका यूज किया तो ये जो जीरो आपने बनाए हैं वो नॉन जीरो हो जाएंगे। ये बात आपको पहले से पता होगी। तो इसी को अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 1 0 -3 -2 0 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 0। फिर देन आप क्या करेंगे, R3 माइनस 2R2, तो ये 0 हो जाएगा। R3 माइनस 2R2 मतलब आपको 11 में से 4 काटना है तो -7। फिर R3 माइनस 2R2 तो मतलब -4 रिमेन रहेगा। तो ये आपको मैट्रिक्स देखने को मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। हाँ, अब इसके बाद आपने यहाँ तक तो रिड्यूस कर लिया। तो दिस इज द डिजायर्ड एशलॉन फॉर्म। दिस इज नॉट अ डिजायर्ड बट दिस इज अ एशलॉन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इस मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब फर्दर आप इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो C2 है इसमें आप इस -3 को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसको जीरो करेंगे तो ये जो जीरो आपने बनाया है ये नॉन जीरो हो जाएगा। ऐसे ही इस -7 को भी आप यहाँ पे जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो -7 है अगर इसको आप जीरो करेंगे तो ये बाकी जो है वो नॉन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें आप लीडिंग एलिमेंट फाइंड कर लीजिए। दिस इज द लीडिंग एलिमेंट, दिस -3 इज द लीडिंग एलिमेंट एंड थर्ड रो में दिस इज द लीडिंग एलिमेंट, ठीक है। अब अदर देन दिस लीडिंग एलिमेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को जीरो करेंगे, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को, है ना, फिर सभी आप क्या करेंगे, सभी को जीरो करेंगे। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आप क्या करिए, यहाँ पे सिंपली जो आपका C2 है उसमें चेंज लेके आइए। C2 माइनस में 2C1 करिए। फिर आप यहाँ पे क्या करिए, C3 में चेंज लेके आइए। C3 माइनस 3C1 करिए एंड यहाँ पे C4 में चेंज लेके आइए। C4 माइनस C1 करिए, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यू विल गेट दिस 1 0 0 0। अब आपको कोई भी कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेस्ट आपका क्या था, पूरा ये कॉलम जीरो था C1 वाला। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं आया होगा। आप सिर्फ ऐसे बात करते करते ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। तो दिस मेथड रिड्यूस द कैलकुलेशन। अदरवाइज तो आप ऑल्टरनेटिव में रो कॉलम भी लगा के कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला जो हमारा रोज था लीडिंग एलिमेंट के अलावा उसमें सभी एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए बाय डिफॉल्ट, अपने आप ही हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फर्दर आप इसी को और रिड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि अभी आपको क्या करना है, लीडिंग एलिमेंट्स तो आपके कौन से हैं, ये है, ये है, ये है। इसके अलावा ये 2 और -4 को भी जीरो करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब आप क्या करिए, C3 में चेंज लेके आइए। किस तरीके से चेंज लेके आएंगे आप, यहाँ पे 2C3 2 इंटू C3 करेंगे, सॉरी 3 इंटू C3 करेंगे एंड देन माइनस कर देंगे 2 इंटू C2 से, ठीक है। तो इन दो रो का, इन दो कॉलम्स का हम यूज करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यही लगा पाएंगे क्योंकि इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 0 0 0 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 रिमेन रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, -2 0 हो जाएगा, -7 रिमेन रहेगा क्योंकि रेस्ट पार्ट 0 था उस कॉलम का। और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बात करते करते आपने फिर अगेन यहाँ पे लिख लिया। मतलब इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ द लीडिंग एलिमेंट्स रिमेन सेम। आपको क्या करना है, इस -4 को जीरो करना है बाय द सेम मेथड। आप क्या करेंगे, यहाँ पे C4 में चेंज लेके आएंगे।
C4। तो आप क्या करेंगे 7 इंटू C4 माइनस में 4 इंटू C3 कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 0 माइनस 7 एंड यहाँ पे ये 0 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ तक रीच कर जाएंगे। अब नाउ द लीडिंग एलिमेंट्स जो थे उसके अलावा जितने एलिमेंट्स थे वो सब आपने जीरो कर लिए। तो फर्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ रिड्यूस करेंगे टू द एशलॉन फॉर्म। फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस करेंगे मैट्रिक्स को टू द एशलॉन फॉर्म। सेकंड में हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे या फाइंड करेंगे लीडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फिर इस लीडिंग एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सो दैट अदर देन दिस लीडिंग एलिमेंट्स इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, ये करेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये जो लीडिंग एलिमेंट्स आपने फाइंड किए थे तो आप उन लीडिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली 1 के बराबर आप कर देंगे। ठीक है, तो 1 के बराबर करने वाला प्रोसेस भी बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट कहाँ तक लग रहा है जब तक आपको एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस होना है। जैसे ही आप एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस हुए वैसे ही आपको कोई भी कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, आप कॉलम वाइज बारी माइनस करिए, फिर आपको ये सब कुछ 0 मिल जाएगा, लीडिंग एलिमेंट एज इट इज मिलेंगे। अब लीडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1, तो पहला लीडिंग एलिमेंट 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड लीडिंग एलिमेंट हमारा -3 है, तो R3 में आप क्या करेंगे R3 -1/3 इंटू R3 मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हमारा जो R3 नहीं R2 है ना, R2 में हमारा -3 है तो आपने यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। R2 में क्या किया है -1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली R3 में भी आपको क्या दिख रहा है -7 दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे R3 में चेंज लेके आएंगे एंड क्या करेंगे R3 में -1/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे कि क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बन जाएगा लीडिंग एलिमेंट। ठीक है, तो कर लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका नॉर्मल फॉर्म आपको मिल गया। अब इस नॉर्मल फॉर्म से आपको क्या करना है रैंक भी फाइंड करना है। तो रैंक की अगर हम बात करते हैं तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू में 3, क्योंकि यहाँ पे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिल रही है। एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 लिया है हमने, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 2 1 एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 4 एंड 4। ठीक है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को भी आपको क्या करना है रिड्यूस दिस मैट्रिक्स A into a normal फॉर्म में आपको इसको क्या करना है रिड्यूस करना है एंड फाइंड रैंक। मैंने यहाँ पे हरी क्वेश्चन में फाइंड रैंक की बात की है, बट आपके क्वेश्चन में जो दिया है आप उसके अकॉर्डिंग तक आप इसको करेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो अगेन हमको क्या करना है यहाँ पे कॉलम वाइज इसको डाउन टू अप क्या करना है 0 करना है। तो हम क्या करेंगे R2 में क्या कर लेते हैं चेंज लाते हैं R2 -4 R1, R3 में चेंज लेके आते हैं तो R3 -5 R1। ठीक है ना। अब इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे 1 2 3, जब आप 4 से माइनस करेंगे 4 R1 से तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू R1 2 माइनस 4 इंटू R1 दैट इज -6 आ जाएगा एंड यहाँ पे R2 -4 इंटू R1 -12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद R3 में अप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे R1 को तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 10 4 -10 दैट इज -6
एंड देन इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 15 माइनस ये तो माइनस क्या मिल जाएगा आपको, 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स रिड्यूस होती हुई दिखेगी। अब क्योंकि ये दोनों जीरोज हो गए हैं, हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, इस वाले एलिमेंट को, मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट है ऑफ द सेकंड रो, इसको जीरो करना रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, R3 में चेंज लाएंगे, R3 माइनस R2 कर देते हैं हम, तो 1 2 3 0 माइनस 6 माइनस 11 0 0 0, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज द फाइनल रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। ये आपको क्या मिल गया, एशेलॉन फॉर्म मिल गया, है ना। यहाँ तक आपने रिड्यूस कर लिया। अब जैसे ही एशेलॉन फॉर्म मिलेगा, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, लीडिंग एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये लीडिंग एलिमेंट्स मिल गए। इस वाली रो में कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है बिकॉज द रो इज कम्प्लीटली जीरो। तो यहाँ तक आपने इसको रिड्यूस कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इतना रिड्यूस करने के बाद सिंपल जैसे मैंने आपको बताया है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के लीडिंग एलिमेंट के अलावा जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। तो आप C2 में चेंज लेके आएंगे। आप क्या करेंगे, C2 माइनस में 2C1 एंड C3 में चेंज लेके आएंगे, C3 माइनस में 3C1 करेंगे। तो यू विल गेट 1 0 0 0 माइनस 6 माइनस 11 एंड 0 0 0। आपको इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। नाउ द लीडिंग एलिमेंट रिमेन सेम। आपको क्या करना है, बाकी सभी एलिमेंट्स को जीरो करना है। दैट मीन्स माइनस 11 को भी जीरो करना है आपको। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, C3 में चेंज लेके आएंगे एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, C3 मतलब 6 इंटू C3 माइनस में आप क्या करेंगे, 11 इंटू C2 कर देंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो 1 0 0 0 माइनस 6 0 0 0 0, तो ये आपको मिल गया। तो लीडिंग एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ये मिल गए हैं। आप पेपर में चाहें तो ये लीडिंग एलिमेंट्स को सर्कल ना करें तो भी बेटर रहेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बस मैं को एक्सप्लेन करना था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, हाईलाइट्स कर दिए लीडिंग एलिमेंट। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके सभी एलिमेंट अदर देन लीडिंग एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, लीडिंग एलिमेंट को भी 1 कर देना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, R1 का जो लीडिंग एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है। R2 के लीडिंग एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, -1/6 से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, तो इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा विच इज अ रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म। तो ये एक तरीके का रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म आपको देखने को मिल गया है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2x2 की बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और बाकी सभी साइड्स कैसी हैं, बाकी सभी रोज एंड कॉलम्स कैसे हैं रिमेनिंग, वो सब के सब कैसे आ गए, आपके 0 आ गए। तो दिस इज द रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म। नाउ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का नाम ए था, तो रैंक ऑफ ए इज 2 नॉन जीरो एलिमेंट, या द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंसर्ट इज 2। तो यहाँ पे इस पूरे की रैंक क्या हो जाएगी, बेसिकली 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे पूरी रो 0 हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, पूरी कॉलम 0 हो जाए तो भी घबराने की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हो जाए। तो आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। बहुत ईजिली सभी क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है। अगर आप इन कैलकुलेशन में फ्रैक्शंस में आंसर आ गए, फ्रैक्शंस में आपने एलिमेंट को कर दिया, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, जिससे कि सॉल्व का टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पर क्वेश्चन टाइम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन फॉर्म के बाद एशेलॉन फॉर्म के बाद आइडेंटिफाई द लीडिंग एलिमेंट्स, लीडिंग एलिमेंट्स के बाद सभी अदर देन दिस लीडिंग एलिमेंट्स सबको क्या करना है, आपको 0 करना है। एंड देन लास्ट में जाके आप क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट को 1 करेंगे, क्योंकि अगर आपने इनको पहले ही 1 कर दिया तो सब कुछ फ्रैक्शन में चला जाएगा, जिसमें मुझे लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्या कहते हैं कैलकुलेशन वगैरह। तो होपफुली आपको ये पूरा नॉर्मल फॉर्म समझ में आया होगा, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भी अपनी फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी मार्क्स पेपर में अच्छे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।